नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता है तो वो भी एक संयोग ही समझें। मेरी माँ हर दिन मुझसे 1 किलो चावल मंगवाती थी और कहती थी कि तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर दिन दुकानदार से चावल लाती थी। लेकिन मेरी माँ ने इसे कभी नहीं बनाया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन बैग में एक छेद था। मुझे लगा कि बैग में कुछ उछल रहा है। जैसे ही मैंने बैग खोला, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बैग में मेरे पिताजी मेरी माँ से झगड़ा करके बाहर निकले थे और माँ भी गला फाड़ फाड़ कर उन पर चिल्ला रही थी। तब मैं बाहर लिविंग रूम में बैठकर 12वीं के परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मेरा मन तुरंत पढ़ाई से विचलित हो गया था। पिताजी मुझे अपनी लड़ाई में घसीट लाए थे। हमेशा की तरह वो आज मुझे मनहूस कह के चले गए थे। मैं इस बात पर थोड़ी नाराज़ हो गई थी। मैं सोच रही थी कि फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि माँ बाप अपने इकलौते बच्चे पर जान न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। मेरे पापा जब मुझे मनहूस कहते थे तो मेरी माँ नाराज़ हो जाती थी और कहती थी, दुआ करो टीना मर जाए, तुम्हारे जीवन से टीना का मनहूस साया हट जाए। और मैं बाहर बैठकर हे भगवान कहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी जीकर करना भी क्या था। एक दादी की ही कसर रह जाती। जैसे ही पिताजी घर से बाहर निकल जाते तो वो अपने झगड़े का रुख माँ की तरफ कर देती थी। फिर हमारा घर पानीपत का मैदान बन जाता था। आसपास के लोग छतों पर खड़े होकर सास बहू की लड़ाई का ऐसा मज़ा लेते जैसे किसी थिएटर में कोई फिल्म चल रही हो। मैं इन सब झगड़ों से तंग आ चुकी थी। दादी माँ को कोसने लगती और कहती, नेहा, मैं तो तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। बहुत ऐश कर ली तुमने मेरे बेटे की कमाई पर। फिर मम्मी और दादी में तू मैं शुरू हो जाती तो ख़त्म होने का नाम ही ना लेती। मुझे दादी की ऐश वाली बात पर बहुत हंसी आती। मैंने कभी अपनी माँ को अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च करते नहीं देखा था। ऐश तो बहुत दूर की बात थी। माँ मेरे पास आई तो मैं उनके आहट से चौंक गई। माँ ने अपने दुपट्टे की गांठ खोली और कुछ पैसे निकाल कर कहा, जा बेटा, पापा से दुकान से 1 किलो चावल ले आओ, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं। मैंने माँ से पैसे लिए और अपना सिर चादर से ढक लिया और बाहर चली गई। मैं यही सोच रही थी कि माँ रोज़ मुझसे चावल क्यों मंगवाती है जब उन्हें पकाने ही नहीं होते। पता नहीं इन चावलों का क्या करती थी। मुझे तो लगता था कि घर के तनावपूर्ण माहौल से दूर करने के लिए वह मुझे बाहर भेजा करती थी ताकि मैं ताज़ी हवा में सांस ले सकूं। मेरी माँ एक साधारण महिला थी, सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन कोई भी उनसे खुश नहीं होता था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह पिताजी को बेटा नहीं दे सकी थी। मेरे जन्म के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए कि मेरी माँ दोबारा माँ नहीं बन पाई। इसीलिए मेरे पिताजी मुझे मनहूस कहते थे। मेरे पिताजी एक अय्याश किस्म के इंसान थे। उन्होंने घर के बाहर अपने अय्याशी का बड़ा इंतजाम करके रखा था। वो घर में माँ के साथ ठीक रहते, लेकिन जिस दिन दादी उन्हें बेटे की याद दिलाती तो बड़ा परेशान हो जाते थे। दादी उन्हें कहती, तेरे बाद हमारा खानदान तो ख़त्म ही हो जाएगा। तू कब तक इस औरत के पल्लू से बंधा रहेगा? मैं तो तेरी दूसरी शादी करके ही रहूँगी। पिताजी जब भी दादी के पास से उठकर कमरे में जाते तो माँ को डांटने लगते। पहले तो माँ चुप रहती थी, मगर अब वो भी बोलने लगी थी। इस तरह झगड़ा बढ़ते चला जाता। इस लड़ाई के कारण मैं घोर मानसिक चिंता से ग्रसित हो गई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो देखा कि माँ आंगन में फूट फूट कर रो रही थी। मैं थोड़ा सा डर गई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर ही फेंक दिया। मैं भागकर माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे बताओ क्या हुआ है। वह रोते हुए बोली, मैं मर जाऊँगी, मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मेरा कुछ भी नहीं बचा है इस दुनिया में। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं बोली, माँ बताएं तो सही, क्या हुआ है? पिताजी ठीक तो है ना? माँ ने मुझे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी ने अपनी सहेली की लड़की को बुलाया है। अब तुम्हारे पिता उससे शादी करेंगे और हम दोनों को घर से निकाल देंगे। हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे। बात तो वास्तव में परेशानी की थी।
जब मैंने अपनी माँ को समझाया तो वह संभल गई थी। उन्होंने जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली, 1 किलो चावल ला दो। मुझे माँ की हालत देखकर हंसी आ गई थी। एक समय तो उन्हें खाने पीने का भी होश नहीं था, और अब जब वे समझने की स्थिति में हुई तो उन्हें फिर से चावल की पड़ी थी। मैंने कहा, माँ, ये वाले चावल क्या आप अपनी सौतन के लिए पकाने जा रही हैं क्या? मेरी बातें सुनकर वह नाराज़ हो गईं। मैं हंसती हुई उनसे पैसे लेकर दुकान से चावल खरीदने चली गई। मुझे मालूम था कि हर रोज़ की तरह आज भी चावल नहीं बनेंगे। कभी कभी मुझे लगता था कि माँ रोज़ 1 किलो चावल मंगवा कर कहीं जमा तो नहीं करती है। फिर मैं खुद ही अपने इस विचार पर हंस देती थी। मैं चावल लेकर लौट आई तो दादी की सहेली की लड़की आ चुकी थी। वह एक 27-28 साल की लड़की होगी, माँ से 7-8 साल छोटी। उन्होंने आधुनिक कट के कपड़े पहने हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें देखकर मैं उन पर मंत्रमुग्ध हुए बिना ना रह सकी। मैंने अपनी माँ की ओर जांचती हुई आंखों से देखा तो वह पूरी तरह से थक चुकी थी। पीला चेहरा, 4 साल पुराना पोशाक, वो रिया आंटी के सामने बिल्कुल ही फीकी पड़ चुकी थी। मुझे माँ पर बहुत तरस आया था। मैंने पिताजी को देखा तो वो भी चहक रहे थे। दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी माँ की हालत समझ सकती थी। हम सब ने साथ में खाना खाया था। दादी सबसे पहले हर चीज़ रिया आंटी को परोस रही थी। पिताजी भी उनके पीछे जा रहे थे। मेरी माँ और मैं नीचे में चले गए थे। ऐसा लगता था जैसे हम वहाँ मौजूद ही नहीं हैं। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे मालूम था आज मेरी माँ रात भर रोती रहने वाली हैं। सुबह हुई तो माँ मेरे पास आई और बोली कि आज तुम कॉलेज मत जाना, हम बाज़ार जाएंगे, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंसी और बोली, माँ, आज आप रिया आंटी के डर से खरीदारी करने जा रही हो? अगर मेरे कहने पर चलते तो ये हालात ही पैदा नहीं होते। माँ उदास हो गई थी। माँ ने पहली बार अपने लिए पिताजी से पैसों की मांग की थी, और पिताजी ने भी माँ को अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं पिताजी की मेहरबानी के पीछे माँ की कदर छिपी थी, या फिर रिया आंटी के आने से वह इतने खुश हो गए थे कि उन्हें पैसे की परवाह ही नहीं थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार चली गईं। मैंने अपनी माँ को ड्रेस के 5 अच्छे जोड़े दिलवाए थे। एक नया चप्पल भी खरीदा था। वापस आते समय माँ ने कपड़े टेलर को दे दिए थे। जब हम घर लौटे तो मेरी दादी अपने कमरे में भगवान के नाम की जपमाला जप रही थीं, जबकि पिताजी रिया आंटी के साथ गहरी बातचीत कर रहे थे। ये देखकर माँ की सारी खुशियाँ चकनाचूर हो गईं। माँ पैर पटकते हुए कमरे में चली गई थी। पिताजी भी माँ के पीछे पीछे चले गए। मैं रिया आंटी के बगल में बैठ के फैशन और मेकअप की बातें करने लगी। मेरी माँ मुझसे अक्सर कहती थी कि मैं रिया आंटी को अपनी बातों में बिजी रखूं, ताकि वो मेरे पिताजी के पास ना बैठा करें। घर में अजीब सा तनाव था। दादी रिया आंटी को पिताजी के करीब लाने के बहाने ढूंढती थी, जबकि आंटी तो खुद पिताजी के पीछे पीछे रहती थी। इधर मेरी माँ अलग अलग काम करती रहती थी। पिताजी मनमौजी से थे। मैंने देखा था कि रिया आंटी के इतनी खूबसूरती के बावजूद पिताजी उनसे कम ही बातचीत करते थे। माँ भी अब नए कपड़े पहनती, रोज़ाना कंघी करती, क्रीम लगाती। एक दिन हम सब साथ में खाना खा रहे थे कि दादी ने मुझे कहा, टीना, खाना खाने के बाद सामने की दुकान से 1 किलो चावल ले आना, तुम्हारे पापा बड़े शौक से खाते हैं। मैंने दादी की तरफ आश्चर्य से देखा और बोली, दादी, आपने भी माँ वाला कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा है क्या? सभी ने चौंक कर मेरी ओर देखा था। पिताजी ने कहा, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी, माँ की तरह। मतलब? माँ मुझे दुकान पर। मैंने बात करते करते अपनी माँ की तरफ देखा तो वो ना में सिर हिला रही थीं। उनकी आंखें भी डरी हुई लग रही थीं। मुझे लगा मुझे अपनी माँ की बातों को सबके सामने नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैंने बातें बदल डाली। माँ जब भी मुझे दुकान पर भेजकर कुछ सामान मंगवाती हैं तो मुझे भी पैसे देती हैं। हुआ ना कारोबार? पिताजी हंस पड़े थे। खैर, उस दिन जब दादी ने चावल मंगवाए थे तो उस दिन हमारे घर में सच में चावल पके थे, जो मैंने बड़े स्वाद से खाए थे। अब कई दिन चैन से बीत गए थे, लेकिन दादी का दिमाग फिर से घूमने लगा था। वह उठते बैठते पिताजी को याद दिलाती थी कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा।
दादी माँ को कभी कभी डांटती थीं। अब वह स्पष्ट शब्दों में पिताजी से कहती थीं कि अगर तुम हाँ कहो तो रिया के साथ तुम्हारी शादी करा के तुम्हारा घर आबाद कर दूँ। पिताजी ने कहा, माँ, मेरा घर तो पहले से ही आबाद है। लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो कमरे में माँ को अंधेरा करके लेटा हुआ देखा। वो बहुत रो रही थी। मैं घबरा गई। मैं माँ के गले लगकर उन्हें चुप कराया, उन्हें तसल्ली दी। मुझे सारी बातें पता हैं कि क्या हुआ है। माँ बोली, रीना, तुम दुकान से मुझे 1 किलो चावल ला के दे दो, फिर बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से चावल लेकर आई थी। माँ कभी भी खुद चावल लेने नहीं गई थी, वो मुझसे ही मंगवाती थी, वो भी आदेश देकर, और चावल वाली बात को सबसे छुपा कर रखी थी। मुझे कहती, कॉलेज वाला बैग लेकर जाओ, उसमें चावल छुपा कर ले आना। कोई पूछे तो कहना कि दुकान से कॉपी या किताब लेने गई थी। मैं वापस आई और माँ से पूछा कि वह क्यों रो रही थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हारे पिताजी के कमरे को छोड़कर तुम्हारे कमरे में जाने के लिए कहा है। वहाँ वो रिया को दुल्हन बनाकर लेकर आएंगी। मैंने पूछा कि अब आप क्या करोगी? वो बोली, मैं तुम्हारे पिता की राय पूछूंगी। अगर वे कहते हैं कि तुम माँ की बात मान लो तो मैं यह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी माँ अपनी बात की पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई निर्णय लिया था तो वह उस पर कायम रही थी। मैं पूरे दिन प्रार्थना करती रही थी कि काश पिताजी माँ का साथ दे दें। इस बात की संभावनाएं बहुत कम थीं, मगर प्रार्थना करने में क्या हर्ज था। खैर, पिताजी शाम को लौटे तो वो बरामदे में बैठकर रिया आंटी से पूरे 2 घंटे बातें करते रहे। पिताजी के चेहरे पर गुलाब खिल रहे थे। मेरे दिल में एक ख्याल आया था कि काश पिताजी इसी तरह माँ से भी प्यारी बातें किया करते। फिर पिताजी उठकर अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था कि पता नहीं आज पिताजी माँ की किस्मत का क्या फैसला करेंगे। थोड़ी ही देर हो चुकी थी कि माँ मेरे पास आई। उनकी आँखों में आंसुओं से भरी थी। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं सब समझ गई थी। मैं बोली, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने अपना फैसला सुना दिया था। फिर मेरी माँ मुझसे अलग होकर बोली, अरे पगली, आज तो तेरे पिताजी ने मेरा मान रख लिया है। उन्होंने मुझे मेरी नज़रों में विश्वास जताया है। जब मैंने उन्हें तुम्हारी दादी की बात बताई तो वो बोले, माँ का दिमाग खराब हो गया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं खुशी से उछल पड़ी थी। मेरे दिल को मानो सुकून मिल गया था। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी थी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद पिताजी रिया आंटी को खरीदारी करने के लिए लेकर जाते थे। शहर में घूमने के लिए निकलते थे। दूसरी ओर माँ टेंशन के मारे सूख सूख कर कांटा होती जा रही थी। माँ की जिंदगी अब या तो सारा दिन पिताजी की जासूसी करने में बीत रही थी या मुझे चावल लाने के लिए भेजने में। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। अब रिया आंटी ने दादी से साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर अगले रविवार तक विजय ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं हाँ के इंतज़ार में बैठी रहूंगी। रिया आंटी की बात सुनकर दादी बहुत चिंतित हो गई थीं और इसलिए वह माँ की दुश्मन बन चुकी थी। उस दिन रविवार था। मैं घर पर ही थी। दादी माँ के साथ सुबह से लड़ रही थी। माँ अपना काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर लेट गईं। पहले तो दादी सिर्फ मुंह से ही धमकी दे रही थीं कि विजय का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें केवल उसके कमरे से नहीं बल्कि उसके जीवन से भी निकाल दूंगी। जब माँ ने कुछ नहीं कहा तो दादी कमरे में आ गईं और माँ का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थीं। अब मेरे संयम का बांध टूट चुका था। मैं माँ के कमरे में गई और माँ पर ही गुस्सा करने लगी और बोली, आप उनके दायरे में क्यों नहीं रहती माँ? माँ ने मुझे कहा, मैं सब संभाल लूँगी, बस तुम मुझे 1 किलो चावल ला कर दे दो। मैं वहाँ से उठी, चादर ओढ़ी और चावल लेने के लिए निकल पड़ी। आज चावल का झोला लेकर बैग में डालने लगी तो लगा बैग फट गया है। लेकिन मुझे घर की चिंता सता रही थी। मैंने ऐसे ही चावल का झोला बैग में डाल दिया था। लगभग आधे रास्ते में मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे डर लगने लगा। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक परिंदा मरा पड़ा था। मेरी रूह तो कांप उठी। मैंने उस परिंदे को सड़क पर फेंक दिया था और खुद घर जाने की बजाय पिताजी के वर्कशॉप पर चली गई थी।
पिताजी का वर्कशॉप हमारे घर के पास ही था। मुझे देखकर वे चिंतित हो गए। मैंने उन्हें अपने साथ घर चलने को कहा। वे बिना कुछ कहे मेरे साथ चल दिए। उधर पिताजी ने अभी घर का दरवाज़ा खोला ही था कि माँ कटी डाली की तरह झूलती हुई गिरने ही वाली थी कि पिताजी ने आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लिया। पिताजी ने हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हो गए। दादी बिथरी शेरनी बनी हुई थी। वह चिल्लाने लगी, विजय, अभी और इसी वक्त नेहा को तलाक दे दो। इसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। दादी की बातें सुनकर पिताजी बोले, माँ, मुझे लगता है शुरुआत आपने ही की होगी। पिताजी की बात सुनकर तो दादी का पारा ही चढ़ गया और वो बोली, मैंने सिर्फ इससे इतना ही कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। ये कमरा मुझे रिया के लिए सेट करना है। तुम दोनों की कल शादी है। पिताजी हंस पड़े और बोले, माँ, बस कर दो अब। फिर वे रिया आंटी को बोले, देखो रिया, आप इस घर में मेहमान हैं। आपके साथ में अच्छा वक्त गुजरा। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मेरी अब ये मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे ये कहूँ कि अब आप हमारे घर से वापस अपने घर जा सकते हैं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो। दादी चिल्लाने लगी, विजय, तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया है ना? रिया तुम्हें वारिस देगी और तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी ने कहा, माँ, अगर भगवान को हमें वारिस देना होगा तो वो नेहा से ही देगा। माँ, आज मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हो। इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ आप ही का है। आप यहाँ रानी बनकर रहें। मैं, मेरी पत्नी और बेटी आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आज के बाद यदि आपने हम लोगों से झगड़ा करने की कोशिश की तो हम तीनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। उस दिन ही रिया आंटी अपने घर चली गईं। दादी ने विरोध में खुद को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि मैं पिताजी से शिकायत किए बिना नहीं रह पाई। मैंने कहा, पिताजी, आपने मुझे और मेरी माँ को बहुत तकलीफ़ें दी हैं। काश आपने हमें शुरू से ही प्यार और सम्मान दिया होता। पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी माँ बहुत सख्त स्वभाव की महिला है। मैंने हमेशा तुम दोनों को उनके गुस्से से बचाने की कोशिश की है। माँ को जब जब गुस्सा आता था तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता था ताकि माँ मेरे गुस्से को देखकर अपना गुस्सा भूल जाए और अपना गुस्सा तुम दोनों पर ना निकाले। पिताजी की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं और मैंने कहा, पिताजी, आपके गुस्से के कारण आज मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। आप हमें दादी के गुस्से से तब भी इसी तरह तो बचा सकते थे जिस तरह आज आपने बचाया है। कम से कम मैं और मेरी माँ शांति भरा जीवन तो गुजार लेती। पिताजी शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने हमारी रक्षा के लिए गलत रास्ता चुना था। उन्हें बहुत पहले ही अपनी माँ को रोक लेना चाहिए था। मैं पिताजी के गले लग गई, लेकिन मेरी माँ ने रोना भी उचित नहीं समझा। वो बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि भगवान ने उनके पति के दिल में उनके लिए प्यार डाला था। घर की स्थिति में अब काफ़ी सुधार आ गया था। पिताजी भी अब हमें घुमाने के लिए लेके जाते थे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने माँ से पूछा, माँ, आप हर दिन मुझसे चावल क्यों मंगवाती थीं? उस दिन चावलों में एक परिंदा मरा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। इतना तो मैं जानती हूँ कि दुकानदार से इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती कि वो चावल के बदले चिड़िया दे दे। इसमें ज़रूर कोई राज छिपा है। आप मुझे बताइए, वो परिंदा वहाँ क्या कर रहा था? माँ बहुत डर गई थी, लेकिन उनके पास अब सच बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बोली, जिस दुकानदार से तुम चावल लेकर आती थी ना, उसके पड़ोस में एक बाबा जी रहते हैं। वे ताबीज गंडे का काम करते हैं। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि वो मेरे लिए भी एक ताबीज ले लिया करे। उसने बताया कि बाबा 40 दिन तक 1 किलो चावलों पर मंत्र का प्रयोग करके देंगे, जो छत पर जाकर परिंदों को डालने हैं, और आखिरी दिन वो मंत्र का प्रयोग किया हुआ मुर्दा परिंदा देंगे, जो सास को खिलाना होगा। इससे मेरी सास की जुबान बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन बेटा, तुमने वो परिंदा तो रास्ते में ही फेंक दिया था, नहीं तो मेरे 40 दिन पूरे हो जाते और मेरे हालात और बेहतर हो जाते। इसीलिए मैं तुम्हें दुकान पे चावल लेने के लिए भेज देती थी। देखो ना, उस ताबीज की कृपा से सब कुछ कैसे ठीक हो गया। तुम्हारे पिता का भी हृदय परिवर्तन हुआ
और उन्होंने मेरा साथ दिया। अपनी माँ की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरा सारा शरीर जादू की बात सुन के काँप उठा था। मैं चादर ओढ़कर उसी दुकानदार के पास चली गई थी। मैंने उसे खूब खरी खोटी सुना दी और उससे कहा कि तुम्हें डूब मरना चाहिए। तुम लोगों को तबाही के रास्ते पर डालते हो, काला जादू करवा के देते हो। तो वो बोला, हम सीधे साधे बंदे हैं जी, प्यार बांटते हैं। मैंने आपकी माँ को कोई काला जादू करके नहीं दिया, हम तो अच्छे कामों में हाथ बटाते हैं। मैं तो खुद उनके मुंह से काले जादू का नाम सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पति या अपनी सास से 40 दिन तक नहीं लड़ना है। अभी आप खुद ही सोच लीजिए, अगर कोई औरत 40 दिन तक अपने घर वालों से नहीं लड़ेगी तो घर वाले उससे क्यों लड़ेंगे? वो भी इंसान बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि ताबीज़ से कुछ होता है या नहीं, लेकिन मैं दुकानदार की सोच से बहुत प्रभावित हुई थी कि उसने अपने संयम के साथ पूरी स्थिति को कैसे संभाला था। उसने माँ को कितनी गहराई वाली बात बताई थी। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि पिताजी का दिल किसी ताबीज़ से बदला था या नहीं, लेकिन मेरी माँ के बेइंतहा प्यार, निस्वार्थता और बलिदानों की वजह से ज़रूर बदला था। अगर हर औरत अपना मुंह बंद रखेगी, सब्र करेगी, तो उनके पति भी उनसे लड़ना बंद कर देंगे। छोटी छोटी बातों से घर नहीं टूटेंगे और ना ही सौतनें लाई जाएंगी। इस घटना के बाद जब 2 साल बीत गए तो माँ की बहुत सारी डॉक्टरी जांच और इलाज के बाद मेरे माँ ने एक बेटे को जन्म दिया। इस तरह हमारी खुशी दुगनी